गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म के बारे में। फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता है क्रिएशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर, एटीपी और NADPH2 का निर्माण, जबकि डार्क रिएक्शन में होता है इस बनी हुई एटीपी और NADPH2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो इसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमने हिस्ट्री में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन का इवॉल्व होती है। नॉर्मली देखने से ये लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, पर धीरे धीरे जब रिसर्च हुई, स्टडी हुई, तो ये मालूम चला कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है। ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनता है। रूबेन डेंडेल एंड कैमन ने 1941 में एक्सपेरिमेंट किए, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किया उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल से। उन्होंने देखा जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप होता है। जब फोटोसिंथेसिस उस वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हुआ जिसमें कि ऑक्सीजन जो लिया गया था वो हैवी आइसोटोप था और नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई उसमें हैवी आइसोटोप पाया जाता है। हैवी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम देख और कार्बन डाइऑक्साइड को के रिएक्शन हुआ, तो जो कार्बोहाइड्रेट बना उसमें ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुई उसमें हैवी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था। तो ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन मॉलिक्यूल के डोनर का काम करता है। फिर इसकी एक्सटेंडेड स्टडी की गई, उसमें ये देखा गया कि कौन से पार्ट से क्या मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 6 कार्बन होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट का 6 कार्बन। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो 12 मॉलिक्यूल होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के 6 मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके 12 हाइड्रोजन होते हैं या 24 हाइड्रोजन होते हैं, वो देते हैं 12 तो कार्बोहाइड्रेट में और 12 वाटर मॉलिक्यूल से। फिर अगेन जो वाटर मॉलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन होते हैं वो बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो कि इवॉल्व होती है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है वाटर मॉलिक्यूल से और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के निर्माण में काम आते हैं। लाइट रिएक्शन को 1941 में रॉबर्ट हिल द्वारा किया गया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने ये देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स में से जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो उनको एक बीकर में हाइड्रोजन एक्सेप्टर की उपस्थिति में एलिमिनेट किया गया, तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। इस फिनोमेना को उन्होंने हिल रिएक्शन कहा और इसको लाइट रिएक्शन भी कहा, क्योंकि इसके लिए लाइट की प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना पोर्शन में होती है क्लोरोप्लास्ट की। इस लाइट रिएक्शन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टडी किया जाता है। सबसे पहले इमर्सन इफेक्ट, फिर 2 पिगमेंट सिस्टम, फिर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और फिर एटीपी और NADPH2 का निर्माण, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा होते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्व होती है। रेड ड्रॉप इफेक्ट के लिए सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की संरचना करें। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कभी एक सिंगल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, पर फोटोसिंथेसिस करते हैं अनेक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलके। वे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल जो एक समूह में फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। इनमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है, जो कि एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। उसको घेरे हुए अनेक कैरोटेनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होते हैं। ये सभी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं रेजोनेंस के द्वारा, अल्टीमेटली ट्रैप सेंटर को देते हैं। फिर ट्रैप सेंटर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। तो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्व होती है एसेसरी, जो मेन पिगमेंट होता है वो कहता है ट्रैप सेंटर, और बाकी सभी पिगमेंट्स कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। लाइट एनर्जी जो एसेसरी पिगमेंट से एब्जॉर्व होती है वो चली जाती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में, जो कि फिर एक्टिव होकर फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ साइंटिस्ट ने ये देखा क्लोरोफिल ए के द्वारा जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्व होती है वो लेस एफिशिएंट होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो सकती। वो फोटोसिंथेसिस तभी होगा जबकि सभी मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करें और वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के ट्रैप सेंटर को दें।
इमर्सन एंड लेविस नामक साइंटिस्ट ने 1958 में देखा, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम डिफरेंट वेवलेंथ की यूज़ की जाए और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट बीम यूज़ की, मोनोक्रोमेटेड लाइट बीम और क्वांटम यील्ड की गणना की। क्वांटम यील्ड क्या होती है? लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करने से जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि दो डिफरेंट वेवलेंथ ली उन्होंने, 680 nm और 703 nm। उनसे अलग अलग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करवाई और फिर उन दोनों का एडिशन किया। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस किया उसमें दोनों लाइट एक के बाद एक दी और उसका फोटोसिंथेसिस देखा। तो दोनों लाइट एनर्जी, दोनों वेवलेंथ की लाइट अलग अलग देने पे उसका जो जोड़ आया वो उससे कम था, जबकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को दो लाइट बीम्स की वेवलेंथ की लाइट एक के बाद एक दी गई। इस इफ़ेक्ट को उन्होंने इमर्सन इफ़ेक्ट कहा। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने 680 nm की लाइट वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ की थी और ये रेड रीजन को एब्जॉर्व करते को बिलोंग करती है, इसलिए इफेक्ट कहलाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट या इमर्सन इफेक्ट। तो इमर्सन इफेक्ट क्या हुआ? अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को एक के बाद एक लाइट एनर्जी वाली एक लाइट दी जाए और जो फोटोसिंथेसिस हो, मतलब सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ लाइट बीम्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ गिव्स द यील्ड दैट इज मोर देन द सम टोटल ऑफ यील्ड विच इज़ गिवन बाय सेपरेट लाइट बीम्स। फिर इमर्सन इफेक्ट क्या होता है? इमर्सन इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं। दो पिगमेंट सिस्टम क्या होते हैं? जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होती हैं उसमें कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो कम लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ज़्यादा लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। अगर सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट दी जाए तो कुछ मॉलिक्यूल्स अपने लेस एफिशिएंट रहते हैं, कार्य नहीं करते, इसलिए फोटोसिंथेसिस में कमी आती है। जबकि एक के बाद एक वेवलेंथ की लाइट दी जाए तो फोटोसिंथेसिस में एनहेंसमेंट होता है क्योंकि सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बराबर से काम करते हैं। अब जैसे इमर्सन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई तो फोटो सिस्टम्स या पिगमेंट सिस्टम्स के बारे में भी खोज होना शुरू हुई और ये देखा गया कि दो तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो ग्रेना लेमेला और स्ट्रोमा लेमेला दोनों में पाया जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी कम होते हैं। क्लोरोफिल फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो ट्रैप सेंटर होता है वो P700 कहलाता है क्योंकि वो 703 nm की वेवलेंथ की लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। और फोटो सिस्टम सेकंड का जो ट्रैप सेंटर होता है वो 682 nm कहलाता है क्योंकि वो 680 nm की लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। अब हम थोड़ा सा इन दोनों फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो जो कि दोनों के दोनों सिस्टम्स होते हैं वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और उसको रेजोनेंस के द्वारा दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में अंततः ट्रैप सेंटर को देते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है वो फोटो सिस्टम 682, क्लोरोफिल ए जो होता है 682 फोटो सिस्टम सेकेंड का ट्रैप सेंटर होता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करके वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिड्यूस होने के साथ ही साथ कुछ एनर्जी मुक्त करता है जिसके के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्रोसेस कहलाता है ट्रांसडक्शन। यह देखा गया आगे के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स को के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा दोनों पिगमेंट सिस्टम को सेपरेट किया जा सकता है, जिससे कि दो फ्रैक्शन मिलते हैं, एक लाइटर और एक हैवियर। जो लाइटर पिगमेंट होता है वो उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जबकि हैवियर होता है उसमें फोटो सिस्टम सेकेंड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ये देखा गया है कि पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के हाइड्रोफोबिक प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम दो भागों का बटा होता है, कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स। कोर कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि 40 से 60 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जबकि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो अन्य सभी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और एसेसरी पिगमेंट्स के द्वारा बना हुआ होता है।
पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स वाले, वो सभी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और इसको वो रिएक्शन सेंटर को या कोर कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। कोर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें रिएक्शन सेंटर होता है जो कि फोटोकेमिकल एक्ट करता है, मतलब लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लाइट की उपस्थिति में एक वीक ऑक्सीडेंट बनाता है जो कि प्लास्टोसाइनिन को ऑक्सीडाइज करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में कैरोटीन्स ज़्यादा होते हैं क्लोरोफिल की जेंथोफिल्स के मुकाबले में, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड में जेंथोफिल्स ज़्यादा होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो कोर कॉम्प्लेक्स होता है वो एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है P700। इसके में 2 आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, फेराडॉक्सिन जिसको FES प्रोटीन कहते हैं। FES प्रोटीन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। P700 जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का, वो ऐसे पिगमेंट्स का बना होता है जो कि हायर वेवलेंथ वाली लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है रेड और इंफ्रारेड लाइट में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करता है और उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे के खुद रिड्यूस हो जाता है। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन NDP पे जाते हैं और NDPH2 का निर्माण करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में दोनों में पार्टिसिपेट करता है और ये स्ट्रोमा लेमेला और इसके मार्जिन्स और ग्रेना के मार्जिन्स में पाया जाता है। मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो ट्रैप सेंटर का बना होता है जो हाई लेवल ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। इसके चारों ओर अनेक एसेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ले जाता है NADP तक जो कि NADPH में बदल जाती है। फिर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड है, ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें प्लास्टोक्वानिन का लाइट की उपस्थिति में रिडक्शन होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बनाता है जो कि वाटर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कोर कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका P682 कहलाता है क्योंकि ये 682 nm की लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। उसमें तो इसके जो कोर कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है। फोटो सिस्टम इसका जो एसेसरी एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है वो 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बना होता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल बी होता है और अनेक जेंथोफिल्स होते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो सिर्फ रेड लाइट में ही एक्टिव होता है, फर रेड लाइट में ये इनएक्टिव होता है, मतलब ये कम वेवलेंथ की लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करता है। ये जुड़ा हुआ होता है वाटर के फोटो ऑक्सीडेशन से। वाटर के फोटो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और प्रोटॉन भी रिलीज़ होते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन संपन्न करवाता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर को रिड्यूस करता है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट जो होता है वो 200 से 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, जिसमें 50 कैरोटेनॉइड्स मॉलिक्यूल होते हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है, प्लास्टोसाइनिन होते हैं, साइटोक्रोम F होता है, साइटोक्रोम B6 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और फेराडॉक्सिन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के 50 कैरोटेनॉइड्स मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल बना होता है रिएक्शन सेंटर का, एक अननोन सब्सटेंस Z होता है, मैंगनीज होता है, क्लोरीन होता है, क्विनोना होता है, प्लास्टोक्विनिन होता है, साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन होते हैं। इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल बी कम होते हैं और उसमें सेकंड में क्लोरोफिल भी ज़्यादा होता है। इसका ट्रैप सेंटर जो होता है P700 होता है, फोटो सिस्टम सेकंड का P680 होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है थैलेकॉइड की आउटर सरफेस पे पाया जाता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड होता है थैलेकॉइड की इनर सरफेस पे पाया जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है जो NADPH का निर्माण करता है, जबकि इसमें सेकंड में NADPH का निर्माण नहीं होता। फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है जो कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्राप्त करता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो P700 जो होता है लाइटर पार्ट होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो हायर पार्ट होता है। तो इमर्सन इफेक्ट होता है अगर फोटोसिंथेटिक सिस्टम को या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को एक के बाद एक सक्सेसिव 2 लाइट बीम्स की वेवलेंथ की लाइट दी जाए तो उनके फोटोसिंथेसिस की मात्रा में
वृद्धि होती है, जबकि अगर दोनों लाइट बीम्स अलग अलग दी जाए और उनसे होने वाले फोटोसिंथेसिस को कैलकुलेट किया जाए, ऐड किया जाए। ये देखा गया कि पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम, ये जो इमर्सन इफेक्ट होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो दो फोटो सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो पिगमेंट सिस्टम होता है वो हायर वेवलेंथ की लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है उससे कंपैरेटिवली कम वेवलेंथ की लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है। थैंक यू।